कंपनी हो चाहे समूह लोन हो, उनके कर्मचारियों की जो हरकतें हैं वह रोज कहीं ना कहीं प्रश्न के दायरे में आती जा रही हैं, संदेह के दायरे में आती जा रही हैं कि आखिर ये कौन सा बैंकिंग गाइडलाइन पूरा करके लोगों को बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और फिर अपने रुपयों की भी वसूली और ब्याज के साथ कर लेते हैं। जब लोन का किस्त लेने जाते हैं तो उसके घर जाके बैठ जाते हैं, बैठ करके उसका सिलेंडर है, कुर्सी है, गाड़ी है, फ्रिज है, कुछ भी उसके सामान उठवा तक करके जबरन बेचने का काम करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आदाब। आप देख रहे हैं गोरखपुर हलचल पॉडकास्टिंग की इस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं पटरी व्यापारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर झा जी। बताने की जरूरत नहीं है, ये चेहरा पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की समस्याओं को सड़कों पर उतर करके और विरोध के जरिए अपनी बातें मनवाने का ये जो दमखम रखते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है और किसी से बताने की जरूरत नहीं है। आज हम एक बड़ी जो है कि ज्वलंत मुद्दे पे इनसे बात करने जा रहे हैं, जो इस समय माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियां लोगों को लोन दे करके और लोन देने के बाद जो उनका शोषण शुरू होता है ईएमआई के नाम पे, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके दर्शक को बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जिस मुद्दे से लोगों का कहीं नजर नहीं है, उस मुद्दे पे आज हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आप समझिए, गोरखपुर में एक दशक पहले हुआ करता था, तमाम फर्जी कंपनियां आती थी, लोगों का पैसा लेके भाग जाती थी, जैसे राप्ती हो गई, राधिका हो गई, लीला हो गई, तमाम ऐसे कंपनियां आती थी, भाग गई। ये परंपरा गोरखपुर में खत्म हो गया था। पहले आपको याद होगा कि रेलवे से लेकर के रेलवे सूदखोरों का एक गढ़ माना जाता था। ऐसा कोई महीना नहीं बीतता था कि जो सूदखोरी पे गोली नहीं चलती थी, हत्या नहीं होती थी। ये सूदखोरी का ही परंपरा खत्म हो गया था। लेकिन अब नए नए तरीके से लोग इस तरीके का परंपरा फिर से गोरखपुर में जो पनप रहा है, तो मेरा निरंतर एक मुहिम भी चल रहा है कि शासन प्रशासन इसको बहुत संज्ञान में ले, क्योंकि ये सब पेपर में इतने ऑथेंटिक होके आ रहे हैं। जैसे अभी हमने एक उठाया था सनड्राइवशिप रिटेलरशिप करके, वह अपना एक रजिस्ट्रेशन कराए हैं सुनील सिंह। इससे पहले वह जीवन आनंद बनाए, राप्ती जो देख रहे हैं राप्ती कॉम्प्लेक्स, उसके आगे शायद उनका ऑफिस था, जो मुझे ज्ञात हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिस था वो। और वह जीवन आनंद बना के 2013 में लोगों का पैसा लेके भगे। फिर 4-5 साल बाद आए, मानव मुक्ति बनाए, तमाम संस्थाओं को बनाते हैं, लेके भगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक ऐसा रैकेट होता है, आप समझिए, कि शासन प्रशासन में चूंकि कागजी मजबूत होते हैं, पीड़ित के पास कोई साक्ष्य नहीं होता है, राजनीतिक संरक्षण होता है, आपराधिक संरक्षण होता है, तमाम ऐसे इनके पूरे रैकेट बना करके काम करते हैं कि चाह करके भी लोग इनके खिलाफ बोल नहीं पाते हैं, कोई बोलने का साहस नहीं जुटा पाता है। और चूंकि कानूनी कार्रवाई में आइए, जब ये भगते हैं तो ये पेपर में इतना ऑथेंटिक होते हैं कि पेपर के रूप से कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो सकता। जैसे आप ये कह लीजिए कि यह सब बेईमानी का काम पेपर में ईमानदारी से करते हैं, और इसके नाते शासन प्रशासन चाह के भी इनको कानूनी रूप से हाथ नहीं डाल पाती है। हाँ, अगर इनको समय रहते, अभी मंडलायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन देने गए थे, उस दिन सेकंड सैटरडे हो गया, ज्ञापन नहीं हो पाया। आपको बता दें, हमारा यही मांग ही है कि पूरा मंडल में माननीय मंडलायुक्त महोदय पूरे सारे वरिष्ठ अधीक्षक को जो है निर्देशित करें, थाना अध्यक्षों को निर्देशित करें, चौकी इंचार्जों को निर्देशित करें कि जो एक दशक पहले परंपरा खत्म हो गया था, वो जो परंपरा पनप रहा है, ये फर्जी संस्थानों का, ये सूदखोरों का, और ये जो अब देखिए, अब आपको गए थे हम एक ग्रामीण क्षेत्र में एक फांसी लगा के, अभी जल्दी जीत गुप्ता जी का आत्महत्या, अभी हम गए थे, इससे पहले अजय तिवारी जी का सूदखोरों को उत्पीड़न से जो है वो आत्महत्या कर लिए। और उन्होंने चूंकि वीडियो बनाया था, तो इसलिए सूदखोर को तुरंत कार्रवाई हुई और वह जेल गए। अब जीत गुप्ता जी, उसके अभी 1 महीना नहीं बीता, मैं गया था तो उनके यहाँ सुनने को यहाँ मिला, जब ग्राम प्रधान से या तमाम लोगों से हमारी वार्ताएं हुई, प्रधान जी ने कहा कि नेताजी, ये तो एक घटना है, इससे पहले गांव में 3 लोग इस घटने की तरह आत्महत्या कर चुके और उनकी मौत हो गई। यानी चूंकि वो मामला आपने उठा दिया तो गर्मा गया, इसकी वजह से सब पब्लिक के सामने आ गया, नहीं तो वो भी मामला छुप जाता। आप समझिए, अब माजरा ये है कि एक तरफ भाजपा सरकार 8 साल बेमिसाल मना रही है, एक तरफ गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश में विकास का गंगा बह रहा है। आप मीडिया कर्मी हैं, जमीनी जाकर के इनका देखिए,
गांव गांव में। और धन्यवाद देते हैं दैनिक जागरण को, सहारा को, जब से हमने मुहिम चलाया तो तमाम आप पत्रकार लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इस मुहिम में कहीं ना कहीं से लोगों ने चर्चा करना शुरू किया। तो जब किसी चीज की चर्चा होगी तो शासन प्रशासन का संज्ञान होगा। अब देखिए, आप समझिए कि एक छोटे से गांव में, हम रुदाइन मझगावा गए थे, एक छोटे से गांव में 3 लोग ऐसे आत्महत्या कर लिए जिनको कोई नहीं जाना। अजीत गुप्ता के यहाँ गए तो थोड़ा सा एक चर्चा शुरू हुआ। अब आप समझिए कि उस गांव में जब हम गए तो 15-20 लोग गांव छोड़ के पलायन है माइक्रो फाइनेंस के लोन के दर से। आप समझिए ये करते क्या है, पहले तो ये लोन तुरंत आसानी से दे देते हैं। आसानी से लोन देने के बाद इनके लोन के जो मकड़जाल का प्रक्रिया है वो ऐसा शुरू होता है और उत्पीड़न ऐसा शुरू होता है। अब समझिए, या लोग जब लोन का किस्त लेने जाते हैं तो उसके घर जाके बैठ जाते हैं, बैठ करके उसका सिलेंडर है, कुर्सी है, गाड़ी है, फ्रिज है, कुछ भी उसके सामान उठवा तक करके जबरन बेचने का काम करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। अब अभी सुनिए, दैनिक जागरण में भी मैं परसों जो अखबार में पढ़ा कि फाइनेंस कंपनी ने दरवाजा तोड़ करके एक महिला घर घुस गई, यही कहीं घटना था। अभी आप दैनिक जागरण में मैंने कल पढ़ा, हिंदुस्तान ने, इससे पहले तमाम अखबारों ने, सब अखबारों ने छापा है। आप देखिए, सब अखबार अब छाप रहे हैं कि गांव गांव से लोग पलायन कर रहे हैं इस समूह और इस माइक्रो फाइनेंस के उत्पीड़न और शोषण से। आप समझिए, आप लोन दे रहे हैं, सही क्या गलत एक विषय है, भाई आप दे रहे होंगे, लेकिन जो ये आपका असूली करने का तरीका है कि आप किसी का सिलेंडर उठा ले जाएंगे, आप, अरे समूह कंपनियों में आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा कि आपने देखा होगा, मैंने इस खबर को बड़ा ही संजीदगी के साथ उठाया था कि जो समूह लोन बांट करके महिलाओं के यहाँ जाते हैं, रात रात भर बैठे रहते हैं, अभद्रता और गाली गलौज तो ऐसा लगता है कि आम हो गया है। अरे भाई, जहां तक हमें ज्ञात हुआ, लोग यहां तक कह डाले, जो आपके कैमरे पे नहीं कहना चाहिए, कि इनका शारीरिक शोषण तक करते हैं इसके एजेंट। और चूंकि वह इतने दबे कुचले लोग होते हैं कि वह चाह करके भी नहीं बोल सकते, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, हर तरह इतना शोषण करते हैं कि वह गांव से पलायन होने लगे हैं लोग। आप समझिए, एक छोटे सा गांव में प्रधान ने बताया हमसे कि वहां के प्रधान जी को धन्यवाद देते हैं कि उस प्रधान जी ने पूरे मतलब एक एक चीज को हमको स्पष्टता से बताया कि यहाँ से सैकड़ों लोग जो है, मतलब 15-20 घर जो है वो पलायन कर गया और लोग आत्महत्या करने पे बाध्य हैं। सरकार यहाँ 8 साल बेमिसाल मना रही है। आप समझिए, जमीनी स्तर पे भाई वर्तमान में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग जब पीड़ित होता है तो चाहता है कि किसी भी तरीके से, लेकिन जब वो माइक्रो फाइनेंस या ऐसे तमाम फाइनेंसों से लेकर जब वो मकड़ जाल में फंस रहा है तो उसको आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं, या तो जमीन बेचे, घर बेचे, या तो इनका उत्पीड़न सहे। या अब सोचिए, एक भाई अजीत गुप्ता आत्महत्या कर लिए हैं। मैं जब गया था तो पीड़ित परिवार ने कहा कि बड़े भाई का भी उत्पीड़न हो रहा है, तो मैंने बल्कि ये भी कहा था, और मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल पे भी और सब लोगों से, सारे मीडिया के लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि यह एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और यह एक जमीनी मामला है, और यह कहीं ना कहीं से जिस हिसाब से पर पसार रहा है, अगर इसकी चर्चा नहीं की गई, इसके ठोस विकल्प नहीं निकाले गए, तो गांव गांव लोग पलायन करेंगे और गांव गांव में लोग आत्महत्या करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं निकलेगा। क्योंकि इतना, अब देखिए, कहने के लिए तो ये पेपर में ये कुछ % बताते हैं कि हम ये लेंगे, लेकिन जब इनका चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होता है तो होता ही है। तो वहां तक तो मामला एक समझ में भी आता था कि चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं या जो, लेकिन ये कौन सा हो गया कि हमारे दरवाजे पे आकर के हमको जो है, एक तो हमसे पैसा भी लेंगे, आप चक्रवृद्धि ब्याज भी लेंगे। अरे ब्याज में थोड़ा लेटे सवेर ना होना है, आप हमारा उत्पीड़न करेंगे, हमारा शोषण करेंगे, हाँ, और हमारे परिवार में छेड़छाड़ करेंगे, हमारा सिलेंडर ले जाकर बेच देंगे, हमारा दरवाजा बेच देंगे, हमारा फ्रिज दे देंगे। तो आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, और मुझे यह विश्वास है कि देखिए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जितने आला अधिकारी हैं, अभी यह मामला किसी के संज्ञान में नहीं है, मीडिया कर्मियों के संज्ञान में भी नहीं था। लेकिन धन्यवाद देता हूं कि जब से मैंने मुहिम छेड़ा तब से तमाम अखबारों में ये सब खबरें, अभी कल छपा था बेली पार में 8-10 लोगों का नाम छपा था, एक राम केवल गौड़ थे और पता नहीं कौन कौन, वहां से बेली पार में आपको जो है मेन बेली पार में लोग गांव छोड़ करके फरार हैं। तो लोगों ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया। ये देखिए, इतना ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी विकट परिस्थिति हो गई है इसकी कि अगर इस पे बैठ करके गंभीरता से शासन प्रशासन ने अगर इस पे विचार नहीं किया तो ये मतलब गांव से लोग पलायन करने पे मजबूर होंगे और दूसरी चीज आत्महत्या करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि यह सामने स्पष्ट दिख रहा है। और बैंकों का मैं कहना चाहूंगा, बैंक अगर आपको लोन दिया है, आपकी सहायता किया है, आप चाहे उसको बिजनेस में लगा लें या अपने
घरेलू किसी कार्य में खर्च कर लें, ये बैंक का इशू नहीं है। लेकिन क्या आपने पैसा लिया तो टाइम से रिकवरी नहीं करेंगे? एकदम आपने सही बात कही। हम मान लीजिए, हम एक तो जरूरतमंद है, जरूरत पे आदमी लोन लेता है। जो गरीब आदमी होता है वो जरूरत पे ही, एकदम जब उसको जरूरत रहती है तो लोन लेता है। आप किस्त लेने तुरंत आ जाते हैं, और आ जाते हैं, अगर उसके पास किस्त नहीं है तो आपने लोन दिया है, आप का पैसा तो बचा जाएगा नहीं। आज नहीं देगा, कल देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा, परसों नहीं देगा, नरसों देगा, और आप उसका ब्याज लेंगे ही लेंगे, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। बात समझिए। और जितने माइक्रो फाइनेंस हैं उनको बैंक से ज्यादा ब्याज लेने के लिए क्यों छूट दी जाती है? इसीलिए छूट दी जाती है क्योंकि उसको माना जाता अनसिक्योर लोन, बिना गारंटी का लोन है। यानी कि आप 100% अगर पीड़ित के पास नहीं व्यवस्था बन पा रहा है तो आप उस तरीके का दबाव नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं इस पे मतलब इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि यह सत्य ही है, जो मुझे सुनने और जानने में मिला, जो लोगों के बातचीत से मुझसे ज्ञात हुआ, लेकिन मैं इस पे अध्ययन भी कर रहा हूं। और दूसरी चीज, हम कहते हैं कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको एजेंट को और आपको कौन अधिकार देता है कि किसी घर परिवार जाके आप उत्पीड़न करिए, उसका मानसिक शोषण करिए, आप उसके घर में जाकर के जो है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करिए, शारीरिक शोषण करिए? ये कौन इनको अधिकार देता है? रात रात भर बैठ के उसके दरवाजे बेइज्जत करिए, ये कौन इनको अधिकार देता है? ये इनको कौन अधिकार देता है? भाई, आपसे हम लोन लिए हैं, आप हमसे पैसा लेंगे, हम लोन लिए, आप हमसे ब्याज लेंगे, आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमको नोटिस भेजिए, आप हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। कानूनी रूप से न लेंगे, आप लीगल है, कानूनी रूप से हम ये नहीं कहते कि उनका पैसा है वो दे या ना दे, लेकिन विषय है ये जो उत्पीड़न करना, ये जो गैर कानूनी रूप से इनका उत्पीड़न करना, आप अगर नहीं दे रहा तो आप उसकी नोटिस भेजिए, नोटिस भेज के कार्रवाई करिए। आपके जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से आप उससे पैसा लीजिए। ये मानसिक शोषण बंद होना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हर गांव में प्रधान होता है, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। और आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से मेरा आग्रह है, प्रधान जी से आग्रह है, जिला पंचायत सदस्य से आग्रह है, प्रमुख से आग्रह है, विधायक से आग्रह है, सांसद से आग्रह है, और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों लोगों से आग्रह है कि आप लोग समीक्षा करिए। जिस हिसाब से मैं रुदाइन मझगामा गया था और जो मैं देखा, वो इतनी विकट परिस्थिति है कि उसके बाद मैं गांव गांव बात किया तो हर व्यक्ति ने कहा कि नेताजी हर गांव में ये समस्या है और लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे हैं। और उसकी पुष्टि जो है और उसका साक्ष्य एकदम सब अखबारों ने लगातार छाप करके दिखा दिया। जैसे बेलीपार हो गया, तमाम ऐसा हो गया, घटनाएं घट रही हैं गांव के स्तर पे। ऐसा लगता है कि गांव में एक बड़ी आबादी जो माइक्रो फाइनेंस का शिकार हो चुकी है। लिया तो उन लोगों ने अपने काम के लिए, किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, लेकिन वो एक ऐसा लगता है कि चक्रव्यूह में फंस गए हैं, ऋण के मकर जाल में। और इसका जो खामियाजा है वो अपनी जलालत झेल करके, अपनी मानसिक उत्पीड़न झेल करके, और यहाँ तक कि जो सामूहिक, सार्वजनिक, सामाजिक तौर पर जो बेइज्जत होने का भी उनका शिकार हो रहा है। यही वजह है कि कई जगह आत्महत्या जैसी घटनाएं। जब मानसिक उत्पीड़न होगा तो निश्चित रूप से आदमी जब उस समय नहीं कर पाएगा तो वो गलत स्टेप उठाएगा। और जब गलत स्टेप उठाएगा, जैसे देखिए, जब आप किसी का मानसिक उत्पीड़न करेंगे तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा, और सामाजिक जब बेइज्जती करेंगे तो कोई विकल्प नहीं होगा। जब वह जानेगा तो उसके पास कोई स्टेप नहीं होगा। इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, यहाँ के सारे जिम्मेदार अधिकारी, आला अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि यह बहुत गंभीर समस्या है। यह जो 2-3 चीजें बहुत तेजी से गोरखपुर में पनप रही हैं, जैसे यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबको एक मामले में मैं बधाई भी दे दूं। जैसे गोरखपुर में आप देखे होंगे देह व्यापार का अड्डा बनता चला गया, और आज पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन ने इस पे जब जमीनी स्तर पे कार्य किया तो 1 महीना नहीं लगा, आज सारे व्यवस्थाएं सब खत्म हो गई, तमाम होटलों की कार्रवाई। लेकिन चूंकि जब शासन प्रशासन संज्ञान नहीं दिया तो यह क्या हुआ, ये पूरा पर पसार लिया और देह व्यापार का गोरखपुर अड्डा बन गया था, जबकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। और इस तरीके की कार्यशैली यहाँ संचालन होती, सवाल तो था। लेकिन मैं यहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने 1 महीने में जिस तरीके से देह व्यापार के क्रियाकलाप को यहाँ से समाप्त कर दिया गोरखपुर से, उसी तरीके से इस प्रकरण को व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में लेके गंभीरता पूर्वक से इस पे एक वैचारिक बात होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको संज्ञान में लीजिए, क्योंकि यह इतनी बड़ी समस्या है कि आप एक तरफ पलायन की बात करते हैं यहाँ और तमाम बात करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घर छोड़ के पलायन करने के लिए आपके गृह जनपद में, आपके जनपद में, आपके उत्तर प्रदेश में है,
यह निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी आपके जो क्रियाकलाप हैं उनको यह दागदार नहीं कर रहा है, यह कलंकित कर रहा है। इसलिए आपको अगर कोई संज्ञान में नहीं दिया तो आज मीडिया के माध्यम से मैं आपको संज्ञान में दे रहा हूं। इसको गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लीजिए और इस पे सारे आला अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि जितने भी इस तरीके के लोन हैं, अगर उन्होंने किसी पीड़ित व्यक्ति ने लोन लिया है तो उसका लोन नियमानुसार लिया जाए। दूसरी चीज, जो आज फर्जी संस्थाएं बना करके जो पेपर में कुछ और है, जमीनी स्तर पे तमाम लुभावना वादे करके लुभावने तरीके से जो यह काम कर रहे हैं, वह काम करके जब वह भाग जा रहे हैं तो पेपर में इतने ठंटिक हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों की सूची बना के चिन्हित किया जाए और जब यह काम कर रहे हैं उसी समय इनके कार्रवाई किया। जैसे जो मुझे ज्ञात हुआ कि सनराइजिव रिटेलरशिप के नाम से जो ये 3 बार संस्था बना के भाग गए और अभी सनराइजिव रिटेलरशिप भी जो बनाए हैं वह भगने वाली है और उसको उससे पहले ही संज्ञान में लेकर के इनकी जांच करा लें। दूसरी चीज, अभी हमने एक उठाया था बड़हलगंज में मानव शिक्षा सेवा संस्थान क्रेसरी का मामला। आप समझिए, वो कहते हैं कि हम 6 वर्ष में दूना कर देंगे। तो हमारा सवाल ये है कि आप 6 वर्ष में पैसा कैसे दूना करेंगे भाई? आप जब बैंक जो है वर्तमान में 9 से 12-11 साल में तमाम स्कीम के तहत पैसा दूना कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? और दूसरी चीज, संस्थान आपका तो बैंकिंग की तरह काम कैसे करेंगे? लेकिन लाखों हजारों पटरी व्यवसायियों को और लाखों वहां के स्थानीय लोगों को बरगला कर 3 रुपया बचत के नाम पर में, एफडी के तरह 6 साल में दूना करने के नाम पर में उन्होंने करोड़ों रुपए जमा करा लिया है। तो मैं लगातार मांग कर रहा हूं तो एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना के मानव शिक्षा सेवा संस्थान बड़हलगंज खेतरी का भी एक कमेटी बना के आप जांच करा लीजिए कि वह किस तरीके से यह कार्यशैली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से सरकार और बैंकिंग की छवि भी इससे खराब हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। एकदम हो सकता है। आप हमको बताइए, शासन प्रशासन अगर नहीं जगा, ऐसे कंपनियों को अगर संज्ञान में नहीं लिया तो ये जब भागेंगे तो फिर कोई पेपर नहीं होगा और जब कोई पेपर नहीं होगा तो आम लोगों का पैसा डूब जाएगा। और क्योंकि गरीब पटरी व्यवसायियों का पैसा है, वहां स्थानीय गरीब लोगों का पैसा है। और सबसे बड़ी चीज विडंबना ये है कि जब ऐसी कोई संस्थाएं आती हैं तो सबसे पहला शिकार गरीबों को किया जाता है। तो मेरा निरंतर आंदोलन है और निरंतर हमने मुहिम छेड़ रखा है और मेरा आग्रह है आपसे, सारे अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन सब प्रकरणों पे एक गंभीरता से लेकर के, जैसे गोरखपुर जनपद से देह व्यापार खत्म हो गया वैसे ही फर्जीवाड़ा खत्म हो गए थे, ये परंपरा खत्म हो गई थी जो गोरखपुर जनपद और उत्तर प्रदेश में फिर से ये पनपने काम कर रही है। तो पनपने से पहले इसको खत्म करने की जरूरत है, से पहले इसको कुचल दिया जाए। जैसा कि इन्होंने बताया है, बिल्कुल माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो चाहे समूह लोन हो, उनके कर्मचारियों की जो हरकतें हैं वह रोज कहीं ना कहीं प्रश्न के दायरे में आती जा रही हैं, संदेह के दायरे में आती जा रही हैं कि आखिर ये कौन सा बैंकिंग गाइडलाइन पूरा करके लोगों को बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और फिर अपने रुपयों की भी वसूली और ब्याज के साथ कर लेते हैं। खबर कैसी लगी इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें। अगली खबर में हम फिर दोबारा मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।